थ्योरम में पेज नंबर 7 पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेटमेंट देखें इसका इसका प्रूफ भी एक दफा आया था पेपर में कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टेटमेंट है इसकी कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन हो इंटरवल x1 x2 के ऊपर ओपन इंटरवल है एंड द इंटीग्रल ओवर दिस इंटरवल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज आइडेंटिकली जीरो, मतलब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू हो वो इक्वल टू जीरो हो और जी ऑफ एक्स जो इसमें फंक्शन इन्वॉल्व है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो नंबर वन कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये इस इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, x1 x2 के ऊपर जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो और सेकंड जो है एंड पॉइंट पे एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो। तो प्रूफ करें कि फिर एफ ऑफ एक्स भी जीरो होगा इस इंटरवल के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन हो ओवर इंटरवल x1 x2 और ये जो इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू जीरो हो and the function which is involved in this interval g of x satisfied the following conditions. First one k g of x is differentiable over the interval x1 x2 and the value of g of x at x1 and x2 equal to 0. Then prove that f of x is equal to 0. Then prove that function is equal to 0 over the interval x1 x2. Under these assumption, when this integral is equal to 0, g of x is differentiable over the interval x1 x2 and g of x1 is equal to g of x2 and g of x1 is equal to g of x2 equal to 0, then function is equal to 0 over that interval. ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिराइव आयलर लाग्रांज इक्वेशन, इस वजह से पहले इसको प्रूव किया गया है, इसको बताया गया है क्योंकि इसके बगैर हम आयलर लाग्रांज इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम इसका प्रूफ देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो देखें, सपोज करते हैं, कंट्ररी सपोज करते हैं, प्रूफ ये करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और द इंटरवल x1 एंड x2। हम सपोज करते हैं फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो इन द इंटरवल। अगर फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर जीरो की इक्वल नहीं है तो एटलीस्ट एक पॉइंट इस इंटरवल में ऐसा होगा कि जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू जीरो नहीं होगी, बिकॉज वी सपोज दैट function is not equal to 0 over the interval x1 and x2, then by this supposition there exists a point x naught in the interval x1 and x2 such that f of x naught is equal to 0. Then because of continuity of f of x in this interval, there must exist an interval x naught minus delta x naught plus delta. This is basically neighborhood of x naught, क्योंकि ये देखें अगर आप लाइन लगा दें, यहाँ पे अगर आप x नॉट ले लें, ये अगर x नॉट हो तो यहाँ पे x नॉट माइनस डेल्टा होगा और इसी तरह दूसरी एंड पे x नॉट प्लस डेल्टा होगा और ये नेबरहुड कहलाएगा x नॉट का। Then there exists an interval x naught minus delta x plus delta where delta greater than 0 surrounding x naught। ये देखें ये सराउंडिंग x naught है, ये समझ लें कि ये इंटरवल जो है ये x naught का नेबरहुड है, such that f of x greater than 0 कि इस सराउंडिंग में फिर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो greater than 0 होगी for all this interval, for all the value of this। मतलब आपको एक इंटरवल ऐसा मिल जाएगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से, आपको एक इंटरवल ऐसा मिल जाएगा जिसमें फंक्शन पॉजिटिव होगा।
तो function is positive for all x belongs to this interval x naught minus delta x naught plus delta, ये क्लोज इंटरवल है। अच्छा, सिंस g ऑफ x इज आर्बिट्रेरी फंक्शन और g ऑफ x आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरवल g ऑफ x को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये कैसे डिफाइन किया है? ये कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो आप बेसिकली ये आर्बिट्रेरी फंक्शन तो इस इंटरवल पे डिफाइन है, x1 x2 के ऊपर डिफाइन है इस इंटरवल पे, हम इसी इंटरवल पे उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका आंसर जो है वो इस इंटरवल पे कुछ और ले लेते हैं और अदरवाइज जीरो ले लेते हैं। तो वी डिफाइन आर्बिट्रेरी फंक्शन g ऑफ x एज g of x is equal to x minus x naught plus delta whole square into x minus x naught minus delta whole square when x lies between x naught minus delta to x naught plus delta और अदरवाइज जीरो। g of x को हमने डिफाइन किया, g of x इस पे डिफाइन है बेसिकली, तो g of x जो है वो बेसिकली तो इस पे डिफाइन है, लेकिन चूंकि ये इंटरवल जो है ये जो x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा है वो भी इसका सबसेट है, तो हमने g ऑफ x को जो डिफाइन कर दिया वो कुछ डिफाइन कर दिया कि वो x नॉट माइनस डेल्टा x नॉट प्लस डेल्टा पे जो आंसर दे रहा है दैट इज इक्वल टू x नॉट minus x minus x naught plus delta whole square and x minus x naught minus delta whole square when x lies between this interval, otherwise g of x का आंसर हमने जीरो ले लिया। तो देखें it is clear that g of x vanish at end point। अगर यहाँ से आप देखें तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे, इस इंटरवल का जो एंड पॉइंट है, पहला एंड पॉइंट है x नॉट माइनस डेल्टा, अगर वो x की जगह पे आप यहाँ पे x नॉट माइनस डेल्टा पुट कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और इसी तरह अगर x की जगह पे आप x नॉट प्लस डेल्टा पुट कर देंगे तो फिर भी ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो इट इज क्लियर दैट g ऑफ x वैनिश एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, इस एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे ये वैनिश हो रहा है, तो एंड कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इनसाइड द इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं, और ये इंटीग्रल जो है then the integral s for x1 x2 f of x into g of x greater than 0 because x naught minus delta x plus delta पे ये greater than 0 आएगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखें अब यहाँ पे उसने डिटेल से तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट करें, अगर आप इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करें, इसको x1 और x2 इधर f g और dx, अगर आप इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करें, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अब यहाँ पे g की वैल्यू ब्रेक हो रही है, g की वैल्यू जब ब्रेक हो रही है तो आप इस पे डायरेक्ट g और f की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आपने x1 को क्या करना है, x1 को x नॉट माइनस डेल्टा और इसी तरह फिर प्लस x माइनस डेल्टा टू दिस और प्लस दिस टू दिस x2, वो आपने लेना है, ठीक है, वो आपने लेना है। तो जो एंड पॉइंट पे है उस पे, अदरवाइज वैसे भी g ऑफ x जीरो है, तो पहला इंटीग्रल भी आपका जीरो आ जाएगा, प्लस दूसरा इंटीग्रल आपके पास आएगा, तीसरा इंटीग्रल भी आपका जीरो हो जाएगा। आप ऐसे ले लेना, यहाँ पे आपका x1 है, यहाँ पे आपका x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस डेल्टा है, इधर आपका x नॉट प्लस डेल्टा है, और इस तरह यहाँ पे आपका x2 है। तो जब आप इंटीग्रल f ऑफ x इंटू g ऑफ x फ्रॉम x1 टू x2 लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, जब आप इंटीग्रल लेंगे ना, इंटीग्रल f ऑफ x इंटू g ऑफ x फ्रॉम x1 टू x2,
तो वो आप ब्रेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक इंटीग्रल प्लस फिर x माइनस एक्स नॉट टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूसरा इंटीग्रल, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा इंटीग्रल। अब चूंकि इस पोर्शन में भी g ऑफ x की वैल्यू 0 है तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। इस यहाँ पे भी फंक्शन g ऑफ x की वैल्यू 0 है तो वो इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट ये वाला इंटीग्रल बच जाएगा। इस इंटरवल में f ऑफ x पॉजिटिव है, सपोज किया हुआ है f ऑफ x इज पॉजिटिव, f of x is greater than 0 या f of x is not equal to x naught, तो हमने कहा फिर एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा कि जिस पे f of x greater than 0 होगा। तो f of x इस इंटरवल में पे पॉजिटिव है, इस इंटरवल में f of x पॉजिटिव है। और g of x का क्या सीन है, g of x भी पॉजिटिव है क्योंकि इस इंटरवल में g of x की जो वैल्यू है वो ये गिवन है, ये g ऑफ x की वैल्यू गिवन है इस इंटरवल में, तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये देखिए पहले टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है और दूसरे टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो लेकिन हमारी जो एजम्पशन है वो ये है कि इस इंटरवल यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल के ऊपर जो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। उसकी वजह ये है, वो पॉजिटिव किस वजह से आ रही है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने f ऑफ x को एक पॉइंट के ऊपर नॉट इक्वल टू 0 लिया था। हमने कहा था f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, कंट्रा पॉजिटिवली सपोज किया था। जब हमने कंट्रा पॉजिटिवली सपोज किया था तो हमारी ये जो हाइपोथेसिस है जो कि इस इंटरवल के ऊपर f ऑफ x इंटू जी ऑफ x की वैल्यू 0 है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो इट्स मीन दैट कि f ऑफ x जो है वो 0 है और द इंटरवल x1 टू x2। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह हुई है, ये जो वैल्यूज हमने पुट की हैं, एक मिनट में बताता हूँ, जी ऑफ एक्स की। एक मिनट। कंट्राडिक्शन देखें, आप अपनी एजम्पशन को पहले देखें, स्टेटमेंट को देखें। आपने प्रूफ ये करना है, ठीक है, प्रूफ ये करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू x1 x2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। और अंडर द एजम्पशन, जिन एजम्पशन के रिस्पेक्ट से इस चीज़ को प्रूफ करना है वो ये है कि ये जो इंटीग्रल है दिस इज इक्वल टू 0, ये भी एजम्पशन में शामिल है। x1 x2 f of x into g of x dx is equal to 0, ये भी एजम्पशन। और सेकंड जो g of x है वो डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल के ऊपर, और एंड पॉइंट पे वो 0 है। जो g है वो एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल के ऊपर 0 है। यस सर। ठीक है, एंड पॉइंट इंटरवल के ऊपर 0 है। इसको प्रूव करना है कि f ऑफ x 0 है अंडर दीज 3 एजम्पशन। यहाँ पे ये 3 एजम्पशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 है, और एक एजम्पशन ये 1 और दूसरा ये 2। अंडर दिस 3 एजम्पशन आपने f ऑफ x को 0 के इक्वल प्रूव करना है। हमने सपोज कर दिया f ऑफ x 0 नहीं है, ये कॉन्ट्ररी सपोज कर दिया। अगर f ऑफ x 0 के इक्वल नहीं है तो वो इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जो आंसर ऐसा दे रहा होगा कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा। जब वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो वो जब जिस पॉइंट के ऊपर 0 इक्वल नहीं होगा वो आपने x नॉट ले लिया, ठीक है। अब जब x नॉट ले लिया, f ऑफ x कंटिन्यूअस भी है, तो जब कंटिन्यूअस है तो फिर इस x नॉट के नेबरहुड में, ठीक है, इस x नॉट के नेबरहुड में एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। फंक्शन सराउंडिंग में एक इंटरवल। जी सर ये सारी बातें क्लियर है। मैं ये पूछ रही थी कि जो है ना किस assumption की कॉन्ट्रडिक्शन हुई है, मतलब जो हमने ऊपर कहा था कि x1 plus not f of x g of x की जो वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए लेकिन वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, इस बात की कॉन्ट्रडिक्शन हुई है। जी बिल्कुल, इसकी कंट्रोडक्शन आ गई ना, इस assumption की कंट्रोडक्शन आ गई ड्यू टू दिस सर बस यही कंफर्म करना है, बाकी क्लियर है सर। ठीक है।
क्लियर है? और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर हम आगे यही सेम थ्योरम हम फिर आगे, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे हमने इस थ्योरम को डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो मैं ऐसे जो दिखा रहा था, यहाँ पे हमने एक्स नॉट देखें रियल लाइन के ऊपर मैंने लिया था, ठीक है। और यहाँ पे जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट से आप इस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल वैल्यू फंक्शन है। इसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, ठीक है। यही सेम रिजल्ट अब हम टू इंडिपेंडेंट वैल्यू पे शिफ्ट करते हैं, सेम थ्योरम। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका जो फंक्शन होगा वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब कि इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये अब सरफेस के ऊपर डिफाइन होता है। सरफेस, इसका जो डोमेन होता है वो रियल लाइन नहीं होती बल्कि प्लेन है, ठीक है। और प्लेन है, और प्लेन में जो सबसेट होता है ना, सबसेट वो इंटरवल, यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है ना एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, ये चीज नहीं होगी वहाँ पे, ये चीज नहीं होगी। अब यहाँ पे प्लेन में फंक्शन डिफाइन है, तो प्लेन में एक रीजन होता है, एक सरफेस होती है आपके पास जिसके ऊपर वो कंटिन्यूअस होगा। और इसी तरह यहाँ पे जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल भी आपका सरफेस इंटीग्रल भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे इसी तरह जी एक्स वाई, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई सरफेस इंटीग्रल आएगा। और सरफेस इंटीग्रल ही इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे भी इसी तरह वो रीजन आएगा, इंटरवल नहीं आएगा। और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट नहीं आएंगे, बाउंड्री आएगी यहाँ पे, क्योंकि सरफेस की इंटरवल के तो एंड पॉइंट होते हैं ना, सरफेस की बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर ये फंक्शन जो है जी होगा वो 0 होगा। और अगेन हमने फंक्शन को इनसाइड द सरफेस या ओवर द सरफेस जो है हमने उसको 0 दिखाना है फंक्शन को। तो सेम चीज़ है, सेम थ्योरम है, जस्ट हमने इस स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है for the function involving two independent variable. Same to same problem, same to same statement, just transform this statement for a function involving two independent variable। बहुत आसान सा है, वो भी 1 मिनट में हो जाएगा। अगर इसकी समझ आई है तो वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा। जस्ट माइंड में ये रखें कि हम अब यहाँ पे जो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज function involving two independent variable। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जस्ट मैं ये पढ़ता ही हूँ बस, बाकी मैंने आपको तो समझा दिया है। तो लेट अ फंक्शन एफ एक्स वाई, ये z कर ले आप बेशक, या एफ एक्स वाई लिखते हैं वो भी ठीक है। एफ एक्स वाई बी अ कंटिन्यूअस इन द रीजन डी। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे था इन द इंटरवल, यहाँ पे रीजन है या सरफेस है, रीजन डी ऑफ द एक्स वाई प्लेन, एंड जी एक्स वाई बी आर्बिट्रेरी फंक्शन विद कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। वहाँ पे था कि जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे थे। जब वन वैल्यू फंक्शन हो, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वहाँ पे जस्ट डिफरेंशिएशन की बात होती है। लेकिन व्हेन वी डिस्कस फंक्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन की बात नहीं होती, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो g ऑफ एक्स वाई है दैट इज एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन विद कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन के g के एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड लेट g एक्स वाई वैनिश ऑन द बाउंड्री corresponding of the domain D। वहाँ पे था कि जो g था वो वैनिश हो रहा था या 0 आंसर दे रहा था एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। यहाँ पे वो g जो है वो आंसर दे रहा है बाउंड्री के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो g है दैट इज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन सरफेस के ऊपर डिफाइन है, तो सरफेस की बाउंड्री होती है या रीजन की बाउंड्री होती है। तो देन वहाँ पे था कि द इंटीग्रल वहाँ पे एफ जी था, लेकिन यहाँ पे x1 x2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल ये उस बाउंड्री के ऊपर d जो है एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई इंटू डी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी हमने उसी तरह f को 0 प्रूव करना है।
सेम वही स्टेटमेंट है, जस्ट ट्रांसफॉर्म द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑन द फंक्शन इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कंसेप्ट को माइंड में रखें कि जब फंक्शन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है तो फिर उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, वो कैसे डिफाइन होता है, उसमें डोमेन क्या चीज़ बन जाती है और उसको कैसे आप स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें माइंड में रखें। कंसेप्चुअल वे में अगर आप चलेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान है, बस पढ़ना आना चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी देखें, वहाँ पे सपोज किया था फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी सपोज करते हैं फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो इन डोमेन डी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। अब वहाँ पे पॉइंट सिंगल था, यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस है of the region D such that f x naught y naught equal to 0 with loss of generality we take f of x naught y naught greater than 0। उसी तरह मतलब कि उसका सब रीजन या डिस्क एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी, अगर आप लिख लें तो बहुत अच्छी बात है कि देयर एग्जिस्ट द नेबरहुड। अब यहाँ पे जो नेबरहुड होगा ना, वहाँ पे तो नेबरहुड जो था वो क्लोज इंटरवल लिया हुआ था, यहाँ पे आप नेबरहुड क्रॉस बार ले सकते हैं। देखें यहाँ पे जो नेबरहुड बनेगा वो ये देखें, ये आप यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लें एक्स नॉट वाई नॉट, तो यहाँ पे जो नेबरहुड बनता है उसका वो ये बाल बनता है, तो इस ये बाल एग्जिस्ट करेगा जिस पे फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट उसी तरह ये नीचे बनाया भी है, सेम उसी तरह जी ऑफ एक्स वाई को डिफाइन कर दें, ये नीचे डिफाइन किया हुआ है। ये उसने वो बाल डिफाइन किया हुआ है जिसके इर्द गिर्द, और ये बाल है और इस बाल के अंदर वो फंक्शन जीरो greater than 0 है। Now since g of x is arbitrary function and continuous, we can choose it such that उसी तरह डिफाइन कर दिया। देखिए ये जो आंसर दे रहे हैं ना, ये इस रीजन में दे रहा है, इस डोमेन में, इस बार में, अदरवाइज जीरो। फिर उसी तरह सरफेस इंटीग्रल बिकम्स, सरफेस इंटीग्रल भी उसी तरह ब्रेक हो जाता है कर्व टू कर्व, और इसी तरह ये चीज़ इधर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, विच इज अगेन कॉन्ट्रडिक्शन, पर आपके पास वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह आप इसको 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें फिर स्पेस स्फीयर आएगा, यहाँ पे सरफेस आया ना, वहाँ पे इंटीग्रल 3 हो जाएगा, थर्ड इंटीग्रल भी इधर आ जाएगा साथ, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल। तो स्टेटमेंट याद रखें, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब हम यूज़ करेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, उसको हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आगे है डिराइव आयलर लाग्रांज इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्कस इट्स स्पेशल केसेस। आयलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव करें जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उसके स्पेशल केसेस को भी डिस्कस करें। या ये भी कहा जा सकता है कि जो फंक्शनल करस्पॉन्डिंग टू अ कर्व उसको आप मिनिमाइज कर दें, फिर भी वही रिजल्ट आता है। वो जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ से आपने प्रूफ स्टार्ट करना है। तो लेट derive Euler-Lagrange equation involving one independent variable and discuss its special cases. So take a functional let I of I, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं I y of x। Consider the functional, this is a functional, consider the functional I
where y is equal to y of x is a continuous function having first and second order derivative satisfied the following endpoint condition. एक तो ये जो फंक्शनल है जो आई वाई ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट हो रहे हैं, साथ साथ उसकी जो इनिशियल कंडीशन है और सॉरी बाउंड्री कंडीशन है, और बाउंड्री कंडीशन भी इसकी कुछ डिफाइन है कि जो y ऑफ x है वो y ऑफ x1 एट द वैल्यू ऑफ x1 y की जो वैल्यू है दैट इज y1 एंड x2 की जो y की वैल्यू है दैट इज y2। इफ f इसको कहा जा रहा है इसको if f is supposed to have continuous first and second order derivative, अगर f की continuous फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो तो शो करें। अब देखिए यहाँ पे f जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड y प्राइम, देन शो दैट partial f over partial y minus d by dx total derivative of partial f over partial y prime is equal to 0. This equation is called Euler-Lagrange equation involving one independent variable. कोई डायरेक्ट भी कहा जा सकता है कि प्रूफ करें इसको, डायरेक्ट भी कोई कह सकता है कि इसको प्रूफ करें, प्रूफ दैट partial f over partial y minus d by dx partial f over partial y prime equal to 0 by considering this functional. तो अगर कोई स्टेटमेंट में ये लिखता है ना डिराइव आयलर लग्रांज इक्वेशन, इसने तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट किया, आप प्रूफ यहाँ से स्टार्ट, चलो उसने नीचे वो चीज़ें लिखी हुई है साथ, लेकिन ये स्टेटमेंट में आप लेंगे ये प्रूफ के साथ, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करें आप कि लेट आई इज अ फंक्शनल वेयर दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन वी आर गोइंग टू डिराइव दिस इक्वेशन। ठीक है, ये प्रूफ का हिस्सा है, ये assumption है, आपने अंडर दिस assumption इस आई को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और इसी तरह आपके पास ये इक्वेशन डिराइव होगी। अब यहाँ पे हम partial f और partial y minus d by dx partial f और partial y prime equal to 0 इसको डिराइव करना है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड Euler-Lagrange equation involving one independent variable. Here x is the independent variable, दूसरा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और आगे उसकी डेरिवेटिव है। तो लेट i is equal to x1 to x2 be a functional with a condition y of x1 is equal to y1 and y of x2 is equal to y2. Then we have to show that, we have to derive that we are to derive partial f or partial y minus d by dx partial f or partial y prime is equal to 0. It is clear that between the fixed points, अगर आप सरफेस के ऊपर दो पॉइंट ले लें A and B, there are infinite number of curves giving infinite number of values to the functional I. देखिए यहाँ पे जो I है ये फंक्शनल आर्बिट्रेरी है, ठीक है, यहाँ पे I ऑफ y ऑफ x है। तो अगर आप y ऑफ x को चेंज करोगे तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। तो अगर आप दो पॉइंट लेंगे तो उन दो पॉइंट्स से कई इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। y1 ऑफ x एक लाइन होगी, y2 ऑफ x दूसरी, y3 ऑफ x इस तरह। तो वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शनल। देखिए ये बात लिखी हुई है a and b, there are infinite number of curves giving infinite number of values to the functional I. We find the curve, हमने